क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश का वैभव और समृद्धि भी उसके लिए मुसीबत बन सकता है? अपनी समृद्धि के कारण पहले तो भारत अंग्रेजों के आकर्षण का केंद्र बना, फिर हालात ऐसे बन गए कि उन अंग्रेजों का गुलाम बन गया। 16वीं सदी में पूरी दुनिया का 1/4 प्रोडक्ट तब भारत में ही बनता था। वहीं ब्रिटेन में दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3% माल बनता था। मुगलों की ताकतवर सेना को देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के लिए इजाजत लेना ही मुनासिब समझा। औरंगजेब की मौत के बाद अंग्रेजों को फूट डालने का मौका मिल गया। इसके बाद तो पूरे भारत का शासन कंपनी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने आखिर इतने बड़े मुगल साम्राज्य को खत्म करके भारत को गुलाम कैसे बनाया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब जानते हैं विस्तार से। ये मुगल बादशाह अकबर के जमाने की बात है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की ख्याति सुनकर अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटेन की तब की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी एशिया में बिजनेस करने का अधिकार लेकर यह कंपनी निकली तो इतिहास ही रच दिया। उत्पादक था भारत और अंग्रेज थे कंगाल। दरअसल 16वीं सदी में दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दुनिया के सबसे अमीर बादशाहों में से एक थे। तब केवल चीन का मिंग राजवंश ही अकबर की बराबरी करने में सक्षम था। पूरी दुनिया का 1/4 माल तब भारत में ही बनता था। वहीं ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और उसकी अर्थव्यवस्था भी खेती पर आश्रित थी। वहां दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 3% माल बनता था। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर व्यापार में आगे निकल गए थे। 1608 में सूरत पहुंचा अंग्रेजों का जहाज। अपने देश में व्यापार के हालात न देखकर घुमंतु अंग्रेज सर जेम्स लैंस्टर के साथ ब्रिटेन के 200 से भी ज्यादा व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले भारत का रुख कर लिया। कई क्षेत्रों की यात्रा के बाद अगस्त 1608 में अंग्रेजों का एक जहाज भारत पहुंचा। नाम था हेक्टर। इसकी अगुवाई कर रहा था अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसने सूरत के बंदरगाह पर लंगर डाला। तब तक अकबर की मौत हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन चुका था। हालांकि तब किसको अंदाजा था कि छोटी सी एक कंपनी दुनिया के सबसे रईस देशों में से एक और अपने देश से 20 गुना बड़े देश पर राज करेगी। जहांगीर को मनाने में लगे 3 साल। हॉकिंस को यहां पहुंचते ही एहसास हो गया कि युद्ध से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुगलों की सेना में तब 40 लाख सैनिक थे। इसलिए व्यापार के लिए जहांगीर की इजाजत और सहायता मांगने के लिए सूरत से चलकर साल भर में मुगलों की राजधानी आगरा पहुंचा। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद हॉकिंस जहांगीर को मना नहीं पाया तो ब्रिटेन से सांसद सर थॉमस रो को शाही दूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा गया, जो 1615 में पहुंचा। लगातार 3 साल की कोशिशों के बाद थॉमस रो को कामयाबी मिल गई। जहांगीर ने कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके अनुसार ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत के हर बंदरगाह के इस्तेमाल और खरीद बिक्री की अनुमति मिल गई। बदले में उन्होंने भारत को ब्रिटेन में बने सामान देने का वादा किया, पर जब वहां कुछ बनता ही नहीं था तो देते क्या? 1670 में मिली उपनिवेश बनाने की इजाजत। भारत के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी खूब माल कमा रही थी। यहाँ के सामान दूसरे देशों में बेचती और भारी मुनाफा कमाती। ये सिलसिला लंबा चला। फिर 1670 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को युद्ध लड़ने और अपना उपनिवेश बनाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, अंग्रेजों ने पहले से ही भारत में आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और डच लोगों को हराकर बंगाल के तटों को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने छेड़ा युद्ध, सम्राट को मांगनी पड़ी माफी। अंग्रेजों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच 1681 में कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से कर्मचारियों ने शिकायत कर दी कि तत्कालीन बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी टैक्स के लिए उन्हें परेशान करते हैं। इसकी गुहार सर चाइल्ड ने ब्रिटेन में अपने सम्राट से लगाई तो वहां से 19 लड़ाकू जहाज, 100 तोपें और 600 नौसैनिक बंगाल रवाना कर दिए गए। यहाँ मुगल सेना भी तैयार थी और अंग्रेजों को बड़ी आसानी से कुचल दिया।
कंपनी के 5 कारखाने बर्बाद कर दिए और बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। सूरत और बंबई में भी उनका यही हाल हुआ। इस पर ब्रिटिश सम्राट ने खुद मुगल बादशाह से गिड़गिड़ाकर आधिकारिक रूप से माफी मांगी, जो उसे 1690 में मिल भी गई। हाथ से निकले कलकत्ता के किले। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मौत के बाद देश के कई इलाकों में लोग एक दूसरे का विरोध करने लगे और अंग्रेजों को मौका मिल गया फूट डालने का। अपनी सेना में स्थानीय लोगों को भर्ती करने लगे। इसमें मुगल, मराठा, सिख और स्थानीय नवाबों को हार का सामना करना पड़ा। साल 1756 में भारत के सबसे धनी राज्य बंगाल की गद्दी पर नवाब सिराजुद्दौला बैठा हुआ था। बंगाल की उत्पादन क्षमता को देखते हुए कंपनी इसी बीच अपने किलों का विस्तार करने लगी और सैनिक भी बढ़ाने लगी। नवाब ने इससे मना कर दिया, तब भी कंपनी नहीं मानी तो नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को कैदी बनाकर किलों पर कब्जा कर लिया। मीर जाफर ने दिया दगा तो अंग्रेज पूरे देश पर काबिज हो गए। कहावत है न कि घर का भेदी लंका धाए। अंग्रेजों ने इसी का सहारा लिया और नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर कर लिया। इसके बाद बंगाल के प्लासी में नवाब और कंपनी के बीच 23 जून 1757 को हुए युद्ध में मीर जाफर के दगा देने की वजह से अंग्रेज जीत गए। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया और मनमानी करने लगे। खुद मीर जाफर से टैक्स लेने लगे। खजाना खाली होने पर मीर जाफर को भूल का एहसास हुआ तो डच सेना की मदद से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में 1759 और 1764 में अंग्रेज जीते और बंगाल पर शासन करने लगे। ताकत बढ़ने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगस्त 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम को भी पराजित कर लिया। तब लॉर्ड क्लाइव ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार में राजस्व वसूलने के साथ ही वहां की जनता को नियंत्रण में करने का हक ले लिया। इसके बाद तो पूरे भारत का शासन कंपनी के हाथों में चला गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपने सुझावों से जरूर अवगत कराएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।